नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक बॉम्ब शेल इसराइल के ऊपर गिरा दिया गया है। ईरान ने अनाउंस किया है कि उसने तारीख का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन इसराइल के खिलाफ सरअंजाम दे दिया है, जिसमें ईरानी एजेंट्स इसराइल के अंदर घुसे हैं और उन्होंने इसराइल का जो मोस्ट सेंसिटिव डाटा है, जिसमें न्यूक्लियर साइट्स के हवाले से डाटा है, जिसमें रीजनल प्रोजेक्ट्स के हवाले से डाटा है और इन लार्ज क्वांटिटी है, वो इसराइल के अंदर से निकाला है, उसको सेफली जो है वो ईरान के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ सरअंजाम दिया गया है, जिससे इसराइल की नींदें इस वक्त हराम हो गई हैं। गैर मामूली सतह का और बहुत बड़ा डाटा, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इसराइल के हवाले से, उसके ऑपरेशंस, उसके प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उसके एजेंट्स के हवाले से वो ईरान के हत्थे लगी है। इसके साथ साथ इस वक्त एक बड़ा वाकया हो रहा है और अबू बैदा की एक अर्जेंट स्टेटमेंट जारी हुई है, जिसमें अबू बैदा ने यह कहा है कि इजरायली फौज गजा के एक इलाके में एक ऐसे डायरेक्शन में बढ़ रही है जहां पर इजरायली कैदी मौजूद हैं और अगर इजरायली फौज आगे बढ़ी तो फिर ये जो इजरायली कैदी है इनके बारे में हम वार्न कर रहे हैं, इनकी लाइफ के बारे में हम वार्न कर रहे हैं। अगर इजरायली फौज आगे बढ़ती है तो फिर मामला जब वो खराब हो जाएंगे। और इसके साथ ही इसराइल के अंदर एक प्रोटेस्ट, क्योंकि उस कैदी का नाम लिया गया है, इसराइली वो कैदी है, तो उनकी फैमिलीज और वो सारा एक प्रोटेस्ट का माहौल, एक हंगामी तरीन सूरत हाल बन गई है। यानी इधर से इसराइली फौज है, क्या वो पीछे हटेगी? पीछे तो नहीं हटेगी, वो आगे बढ़ेगी। और अबू बैदा ने अर्जेंट स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि अगर इसराइली फौज आगे बढ़ेगी तो फिर नतीजा कुछ और निकलने वाला है। तो बड़ी खतरनाक सी, और मेडिएटर्स जो है वो उनके हंगामी राब्ते आपस में हो गए हैं और इसराइल खौफनाक बमबारी भी इस वक्त कर रहा है। हालांकि ईद के दिन है लेकिन खौफनाक बमबारी गजा पर जारी है। इसके साथ इसराइल का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसने इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर ये डिक्लेयर किया है कि इसराइल जो है वो वॉर क्राइम्स कर रहा है। इसराइल वॉर क्राइम्स कर रहा है, ये इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर उसने डिक्लेयर किया है। तो एक तरफ ऑन ग्राउंड इसराइल की हलाकतें जारी हैं और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो लेजिटिमेसी है, जो नैरेटिव है, उसमें भी इसराइल मुसलसल हारता चला जा रहा है। उसके अपने लोग जो है वो जाकर ये एतराफ कर रहे हैं और उसने ये भी एतराफ किया कि हमने कोई अचीवमेंट हासिल नहीं किया और इस रास्ते पर हम मजीद कोई अचीवमेंट हासिल करने वाले नहीं हैं। इसके साथ यूक्रेन की जंग मुसलसल एस्केलेट हो रही है। कल से जो हमलों का आगाज हुआ है वो शदीद तर होता चला जा रहा है और जो वीडियोस आ रही हैं, बड़े आप कह लें कि भयानक धमाके यूक्रेन में इस वक्त हो रहे हैं और वो ऐसे धमाके हैं, ऐसे जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं कि 2 दफा डेटोनेशन भी हम देख रहे हैं और वो इतने खौफनाक है कि ऐसा लगता है कि जब वीडियो में देखें तो उसकी धमक सुनाई देती है। यानी ऐसे महसूस होता है कि पता नहीं वहां पर जमीन हिल गई है पूरी तरह से। तो बड़े खौफनाक धमाके हो रहे हैं और अभी यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि उसने रशियन Su-35 जो फाइटर जेट है उसको गिरा दिया है, सबसे लेटेस्ट उसको जब गिराया गया, ये यूक्रेन ने क्लेम किया है। तो इसके साथ जाहिर बात है जंग मजीद एस्केलेट होने जा रही है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो ईरान के हवाले से बहुत बड़ी खबर है और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन है 40-45 सालों के जब से इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान और इसराइल का जो लड़ाई शुरू हुई है, ये पहला इस नौयत का ऑपरेशन है। बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अभी जो अबू बैदा ने अर्जेंट स्टेटमेंट जारी की है और इस वक्त रियल टाइम के अंदर जो वाकया हो रहा है उस बारे में आपको आगाह करते हैं। अबू बैदा वो 1 महीने बाद, 2 महीनों बाद उनकी स्टेटमेंट्स जारी होती हैं कि कैसे जंग जारी है, क्या टेक्निक्स हैं, कैसे, तो इस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन अभी उनकी अर्जेंट स्टेटमेंट जारी हुई है और उन्होंने ये कहा है कि गजा के एक इलाके का नाम नहीं लिया गया लेकिन कैदी का नाम लिया गया। गजा के एक इलाके में इजरायली फौज जो है वो एक डायरेक्शन में बढ़ रही है और इस इलाके को बिसीज कर रही है और वहां पर उन्होंने बताया कि एक इजरायली कैदी मौजूद है और अगर इजरायली फौज इसी तरह से आगे बढ़ती है और उस कैदी को इस अंदाज में छुड़वाने की कोशिश करती है तो फिर हम ये ऐलान कर रहे हैं सारी दुनिया के सामने कि ही विल नॉट गो अलाइव, वो अलाइव यहां से नहीं जाएगा। तो ये बड़ी खतरनाक बात है, ठीक है ना, क्योंकि आप देख लें कि इसमें कैदियों के हवाले से ही सीजफायर होना है। तो अब उसमें ये वाला मामला होना और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कैटेगोरिकली कहा कि वो अलाइव यहां से नहीं जाएगा। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह है कि कोई 1 साल कबल, एग्जैक्टली टाइम तो नहीं लेकिन 1 साल के करीब अब टाइम हो चुका है, इजरायली फौज ने एक बड़ा ब्रूटल एग्रेशन किया था एक इलाके में। गजा के एक इलाके में इजरायली फौज जो है वो 8 ट्रक के अंदर दाखिल हुई, 8 ट्रक में वो वहां पर दाखिल हुई और वहां पर कुछ इजरायली कैदी मौजूद थे। 1000 फलस्तीनियों की कैजुअलिटीज हुई थी उस अग्रेशन के दरमियान और वहां से वो 2 इजरायली कैदी छुड़वा कर लेकर गए थे। 1000 फलस्तीनी सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई थी, ये बाइडेन के टाइम की बात है। उसके बाद से फलस्तीनी लीडरशिप ने यह अनाउंस किया और अपने तमाम फाइटर्स को यह इन्फॉर्म कर दिया और पब्लिक के सामने भी उन्होंने अनाउंस किया कि अगर अब दोबारा इस तरह का मौका आया तो फिर हम कैदियों को जिंदा नहीं जाने देंगे, ठीक है ना, यानी कि जिंदा नहीं जाने देंगे। ये बड़ी खतरनाक ये सूरत हाल है। तो अब वही, यानी 1 साल पहले इस तरह का वाकया हुआ था, उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ।
तो जो अनाउंसमेंट हुई वो कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि फिर दोबारा ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। तो अब वो टाइम के ये छुड़वाने जा रहे हैं और उधर से अबू उबैदा कह रहे हैं कि फिर अलाइव जो है वो यहां से नहीं जाएगा। तो जरा स्टेटमेंट देखिए, अर्जेंट वार्निंग टू दोज कंसर्न्ड, द ऑक्यूपेशन फोर्सेस आर बिसीजिंग अ प्लेस वेयर द ज़ायनिस्ट प्रिजनर मतान Zangwakar is being held. If prisoner Zwankar is killed during an attempt to free him, the occupation army will be responsible for this. अगर वो कैदी मारा जाता है इस सारी लड़ाई के दरमियान तो इजराइल इसका जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम पहले बता रहे हैं। Israeli forces will not be able to recover hostage Matan alive. ये बात हम कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि वो अलाइव इसको नहीं ले जा सकेंगे। We categorically affirm that the enemy will not be able to recover the captive alive. ये अब मतलब रियल टाइम के अंदर ये वाकया जारी है। तो उधर प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो इसकी फैमिलीज हैं और वो नाम उन्होंने बता दिया कि ये प्रिजनर वहां पर मौजूद है और वो कह रहे हैं कि ये अलाइव यहां से नहीं जाएगा या तो इजरायली फौज पीछे हट जाए। तो इसलिए इजराइल के अंदर वो एक मतलब मीडिया के ऊपर सबसे बड़ी खबर ये बनी हुई है, फिर प्रोटेस्ट का और मीडिएटर्स आपस में राब्ता कर रहे हैं, यानी बड़ी हंगामी सूरत हाल अचानक इस वाकये से हो गई है। अब क्या इजराइल पीछे हटेगा? नहीं हटेगा, क्योंकि नेतन्याहू को कोई दिलचस्पी नहीं है कैदियों को जिंदा वापस लाने के अंदर, बल्कि उसने तो कैदियों को मारने की कोशिश की है। ये तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का कमाल है कि उन्होंने अभी तक कैदी बचा कर रखे हुए हैं। ये तो एक हैरान कुन चीज है कि उन्होंने अभी तक कैदी बचा कर रखे हुए हैं जिंदा। तो ये तो इजरायली फौज तो आगे बढ़ेगी। और वैसे भी चूंकि देखे ना कि नेतन्याहू जो बयानियां बनाता है या इजरायली लॉबी फिर अमेरिका उसको एंडोर्स करता है, वो कहेंगे कि ये तो हमास झूठ बोल रही है, ये हमास ने किया, ये फलाना हुआ, तो इजरायली फौज आगे बढ़ेगी। और उधर से अबू उबैदा ने अनाउंसमेंट कर दी है। तो देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। और आप बेरहमी इस वक्त देखिए कि ये सब कैदी जिंदा रिहा हो सकते थे, ये जंग रोक सकती थी। अभी रिसेंटली कितना एक मौका बन गया था कि सीज फायर करीब था, स्टीव विटकॉफ ने प्रपोजल दिया, हमास ने एग्री कर लिया, अमेरिकन प्रपोजल था, लेकिन नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया और अमेरिका पीछे हट गया और उसने कोई प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर नहीं डाला। अभी एक पॉडकास्ट के अंदर जेडी वैंस जो है वो मौजूद थे और वहां पर जो होस्ट हैं उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि वहां पर जेनोसाइड हो रही है, आप चाहे माने या ना माने। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जेनोसाइड हो रहा है। आगे से फिर जो जेडी वैंस है आए बाएं शाएं वही जो एक बयानिया होता है, नहीं ऐसे नहीं वैसे हो रहा है और जेनोसाइड नहीं हो रही। तो बहरहाल मतलब अमेरिका में भी आप देखें उनके मुंह के ऊपर उसने बैठकर कहा कि जेनोसाइड हो रही है, आपने नहीं मानना तो ना माने, लेकिन उसने कहा कि ये ऐसा सच है कि जिसको आप कैसे छुपाएंगे, मतलब हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। तो उसके लिए जो भी अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी फाइंडिंग बताए वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त साबरा जो नेबरहुड का इलाका है इसमें बड़ी हॉरिफिक बमबारी जारी, बहुत हॉरिफिक बमबारी जारी है और ये ईद के दिन है और ये बेरहमी आप जरा अंदाजा करें। अच्छा, जो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर है ऑलमर्ट, जिसकी कैबिनेट के अंदर नेतन्याहू रहा है, इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इजराइल वहां पर वॉर क्राइम्स कर रहा है। इसकी बहुत इंपैक्ट है, हर महाज के ऊपर एक जंग जारी है। तो ऑन ग्राउंड इजराइल का फेलियर अस्करी तौर पर और दूसरी तरफ आलमी सतह पर उनके ऑफिशियल्स का जाकर कहना कि वॉर क्राइम्स वहां पर हो रहे हैं, तो लेजिटिमेसी चैलेंज हो रही है। और साथ ऑलमर्ट ने कहा है कि इसमें हमें कोई फतह हासिल होने वाली नहीं। द प्रिवेलिंग इमेज इन इजराइल इज दैट, इजराइल के अंदर क्या माहौल है, ये फॉर्मर इजराइल प्राइम मिनिस्टर बता रहा है, दिस इज अ पर्सनल वॉर और एन इलेजिटिमेट वॉर। इजराइल के अंदर ये बात अब इस्टेब्लिश हो रही है और वहां पर सब इस बात को समझ रहे हैं कि ये एक पर्सनल वॉर है जो नेतन्याहू ने छेड़ी हुई है और ये एक इलेजिटिमेट वॉर है, वेस्ट फॉर नेतन्याहूज पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सियासी मकासद के लिए। और ये इजराइल के अंदर इस्टेब्लिश हो रहा है, फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। यानी इसको आप एज एन एनालिसिस भी देख सकते हैं इनके स्टेटमेंट्स को। स्टारवेशन वाज द एक्चुअल पॉलिसी ऑफ इजराइल, असल जो इजराइल की पॉलिसी थी वो स्टारवेशन थी। यानी ये एक डिबेट है ना, अब जैसे जेडी वैंस ने कहा कि उसने आगे से ये लॉजिक पेश की कि वहां पर जेनोसाइड नहीं हो रही क्योंकि इजराइल वहां पर जाकर डेलिबरेटली सिविलियंस को नहीं मार रहा, कोलैटरल डैमेज हो रहा है। ये एक बयानिया है, ठीक है ना। तो वो कह रहे स्टारवेशन इज द रियल पॉलिसी, कि होता है ना कि यहां से फिजाई हमला होना है, यहां से जमीनी फौज ऐसे जाएगी, पॉलिसी होती है ना। तो असल पॉलिसी स्टारवेशन है। एंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा वाज डेलिबरेटली हाल्टेड एंड ब्लॉक्ड, और पूरी पॉलिसी और प्लानिंग के साथ गजा की एड जब बंद की गई। और देखिए कि दुनिया ने कुछ भी नहीं किया। डेली अटैक्स ऑन पैलेस्टीनियंस एंड देयर प्रॉपर्टी इन द वेस्ट बैंक आर वॉर क्राइम्स। वेस्ट बैंक में जो हो रहा है और जो गजा के अंदर हो रहा है ये वॉर क्राइम्स है। न्यूयॉर्क टाइम ये छाप रहा है और फिर बाकी मीडिया भी। नेतन्याहू फॉर्मुलेटेड द इजराइल इन डेंजर पॉलिसी, नेतन्याहू ने ये पॉलिसी बनाई एंड फॉर्मुलेटेड इट टू जस्टिफाई हिज पोजीशन दैट देयर इज नो चांस फॉर पीस। और अब वो उस जगह पर हमें धकेल कर ले गया है कि यहां पर अब कोई पीस का ऑप्शन नहीं बचा है।
everyone now see that there is no longer a goal that justifies expanding the operation in Gaza. अब सब इस बात को देख रहे हैं कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं बची है कि गजा के अंदर ऑपरेशन को एक्सपैंड किया जाए। और एक और स्टेटमेंट अंदर से एक इजरायली ऑफिशियल की, द वॉर इन गाजा इज नॉट बीइंग फॉट फॉर सिक्योरिटी बट रादर फॉर फियर ऑफ एडमिटिंग फेलियर। यह जंग को इजराइल को महफूज नहीं बना रही, बल्कि इसलिए इजराइल जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है नेतन्याहू के फियर ऑफ एडमिशन है कि फेलियर जो है वो तो साबित हो जाएगा। अभी जब उससे सवाल पूछा जाता है कि क्या अचीवमेंट है, तो अभी तो कह रहे हैं कि जंग जारी है, हम ये कामयाबी कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं। जब जंग रुक जाएगी तो सबको पता होगा कि हमास सर्वाइव कर गई है, तो वो जो फेलियर है उसको कैसे कबूल किया जाए। तो वो फियर जो है वो जंग रोकने में इस वक्त आड़े आ रहा है। तो असल में यही बात है, इजराइल जंग हार चुका है और वो अपने घमंड की वजह से और शिकस्त की वजह से जंग नहीं रोक रहा। और शिकस्त के बावजूद वो क्यों जंग जारी रख पा रहा है, उसकी वजह यह है कि उसकी जंग एक महकूम लोगों के खिलाफ है और वो चाहें तो वो कई साल जारी रख सकते हैं। यानी एक है ना, जापान अमेरिका लड़ रहे थे, जापान को शिकस्त हो गई तो जंग रुक गई। तो यहां पर शिकस्त के बावजूद जंग इसलिए जारी है कि दो बराबर की ताकतें नहीं लड़ रही हैं, कोई दो स्टेट्स आपस में नहीं लड़ रही हैं, बल्कि महकूम लोग हैं और दुनिया खामोश है। तो इसलिए ये जंग और एग्रेशन जो है वो जारी है, बावजूद इसके कि इजराइल हार चुका है। और आप जरा अंदाजा करें, जो अभी रिपोर्ट सामने आ रही है, ईद के दिन है और इसको कैसे बयान किया जाए, फलस्तीनी खाना लेने के लिए गए लेकिन वहां पर उनकी इज्तिमाई कब्रें बन गई। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1000 फलस्तीनी जब एड सेंटर्स के ऊपर इंजर्ड हुआ है। और इंजर्ड से मुराद यह है कि उनका क्या इलाज होगा, क्या मेडिसिन वहां पर हैं, उनमें से कितने सर्वाइव कर सकेंगे। 1000 हम इंसानों की बात कर रहे हैं। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये जख्म जो दिए जा रहे हैं ये कैसे भरेंगे, मतलब रीजन इसकी तलाफी कैसे करेगा। ये जो वाकयात हो रहे हैं, 1000 फलस्तीनी सिर्फ एड सेंटर के ऊपर मार दिया गया, और ये बात के खाना बंद कर दिया गया, और ये बात के दाइश गजा में दाखिल कर दी गई, और ये बात के तारीख में किसी भी जंग में सबसे ज्यादा बच्चे गजा के अंदर मारे गए। इन जख्मों को कैसे जो है वो फिल किया जा सकेगा, इनकी तलाफी कैसे होगी, कैसे ये जख्म भरेंगे, और यहां पर अमन इस सब के बाद कैसे होगा, मुझे बताइए। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिल्यूजन है जिसकी बाकी रियासतें शिकार है, और वो उनकी पॉलिसी ये है कि वो अपने आप को गजा से डिटैच रखेंगे तो उनके यहां स्टेबिलिटी रहेगी। गजा में जो होता है होता रहे, हाँ वो कंडेम करते रहेंगे, ये कहते भी रहेंगे कि सीज फायर होना चाहिए, और वो इंटेंशनली नहीं चाहते कि ये यहां पर जारी रहे, लेकिन वो अपने आप को अटैच नहीं करना चाहते। तो इससे वो समझते हैं कि उनको स्टेबिलिटी हासिल हो जाएगी। ऐसे स्टेबिलिटी कैसे हासिल होगी, ठीक है। लोग जो है वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो गवर्नमेंट्स की तो क्रेडिबिलिटी डाउन होती चली जा रही है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिल्यूजन है। जितने जख्म यहां पर लग गए हैं, इसके बाद पीस का होना यहां पर बहुत मुश्किल नजर आता है, ठीक है। और इजराइल तो अभी तक वो जारी रखे हुए, रोजाना वो कोई ऐसा जख्म दे रहा है कि उसके बाद वो को एग्जिस्टेंस वाला मामला जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। जब बात को एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर या तो फलस्तीनी निकाले जाएंगे, तो फलस्तीनी निकलकर कहां आएंगे, या यूरोप जाएंगे और अरब ममालिक के अंदर आएंगे, या फिर वो निकलेंगे। तो इस तरह पीस के दरवाजे बंद हो रहे हैं इस खामोशी की वजह से, या हो चुके हैं। अच्छा, अब नाज़रीन, ईरान ने बॉम्ब शेल गिरा दिया इजराइल के ऊपर। इजराइल ने बहुत सारे ऑपरेशन ईरान के अंदर किए हुए हैं, बहुत सारे, जिसमें बड़ी तादाद के अंदर साइंटिस्ट को शहीद किया गया है। और अभी आपने इस्माइल हानिया के खिलाफ जो वहां पर एक एग्रेशन हुआ और उनको शहीद किया गया, वो भी हमने देखा। और इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस वो करते रहते हैं। ईरान ने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क इजराइल में फैलाने की कोशिश की, और हमने इन 20 महीनों में आपके सामने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स रखी कि शिनबत ये बता रही है कि उसने ईरान का ये एजेंट पकड़ा है, जो असल में इजरायली होते हैं। तो इस तरह के उन्होंने ऑपरेशन नाकाम बनाए। तो ईरान ने अपना नेटवर्क अंदर फैलाने की कोशिश की है। आज उन्होंने सबसे बड़ी कामयाबी अनाउंस कर दी है, और इस लेवल का ऑपरेशन इस रीजन में, यानी इजराइल के खिलाफ कोई नहीं कर सका। इस सतह का इंटेलिजेंस ऑपरेशन रीजन में हिस्ट्री में कोई नहीं कर सका, जिसमें ईरानियन जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसने सबसे सेंसिटिव जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे सेंसिटिव जो डाटा है, वो इजराइल के अंदर से निकाल कर लेकर आए। यानी हैकिंग की हम बात नहीं कर रहे, फिजिकली अंदर जाकर वहां से डाटा लेकर वो आए। और ये बहुत ही सेंसिटिव डाटा है, और इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। इसमें न्यूक्लियर साइट से मुतालिक डाटा है, इसमें उनके रीजनल प्रोजेक्ट से मुतालिक डाटा है, इसमें उनके डिफरेंट एजेंट्स और ऑपरेशंस के मुताबिक डाटा है, और उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि ईरान ने बताया कि अगर हम सब चीजों को स्टडी करें तो हमें एक लंबा अरसा चाहिए उस सबको स्टडी करने, कोई एक फाइल भी नहीं है। और उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन कुछ हफ्ते कबल किया गया, लेकिन इसको अनाउंस नहीं किया गया। अनाउंस इसलिए नहीं किया गया कि वो जो डाटा था, वो जो फाइल्स हैं और जो क्वांटिटी है वो इतनी ज्यादा है कि उनको सेफली ईरान में ट्रांसफर करना एक डिफिकल्ट टास्क था। तो इसलिए सिक्रेसी जरूरी थी। अगर अनाउंस कर दिया जाता तो फिर शायद वो ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो अब उन्होंने कहा कि सेफली वो फाइल जो हैं, जो बहुत बड़ा उसका जखीरा है,
वो ट्रांसफर हो चुका है ईरान में, और आज उन्होंने अनाउंस किया। और ये इतनी बड़ी अनाउंसमेंट है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी से गिर गया होगा, ये तो डेफिनेट बात है कि उसका सारा घमंड जो है ना ईरान ने उठा के फेंक दिया है, कुर्सी से वो यकीनन गिर गया होगा। और ईरान की जानिब से सबसे बड़ी चपेट जो वो इजराइल के ऊपर पड़ी है। अब आप देखिए कि इजराइल क्या करता है। इजराइल वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ ईरान को, फिलिस्तीनियों को, यमनीज को, लेबनीज को, सीरियंस को ह्यूमिलिएट करता है। यानी जैसे इस्माइल हानिया का अग्रेशन उसने किया, तो साथ ह्यूमिलिएट किया कि देखो हम कितने तगड़े हैं। यानी ऐसे बेरहमी के साथ लोगों को मारकर साथ ह्यूमिलिएट भी करता है। उधर से इसके जहाज चलते हैं यमन के ऊपर बमबारी करके और सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाकर साथ ह्यूमिलिएट भी करते हैं कि देखो हम कितने तगड़े हैं, हमारे हाथ जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। तो ये इनका तरीकाकार है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर आकर ये जो है यहां पर ह्यूमिलिएशन भी साथ करते हैं। तो ये ईरान की जानिब से इस घमंडी इजराइल को सबसे बड़ी चपेट पड़ी है कि उसकी सारी टेक्नोलॉजी, उसकी सारी मुसाद और सारी जो उसकी, और डेफिनेटली सीआईए भी उनको मुसलसल प्रोटेक्ट कर रही होती है, MS-6 उनके साथ होती है। तो इस सब के बावजूद वो डाटा निकाल कर ले गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चपेट पड़ी है और नेतन्याहू को अंदर से जारी बात है इसके बाद मजीद प्रेशर भी आएगा और थू भी होगी, लान तान भी होगी कि ईरान से तुम मार खा के, मतलब ईरान इतना बड़ा ऑपरेशन कर गया और तुम्हें पता ही नहीं है। ऑलरेडी अक्टूबर 7 का झगड़ा वहां पर जारी है कि ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर और तुम्हें पता ही नहीं था, वो ऑलरेडी एक फटा जारी है उनका। अब ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस ब्रीच जो ईरान ने कर दिया। ईरान एक्वायर्ड थाउजेंड्स ऑफ सेंसिटिव इजरायली डॉक्यूमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ, और कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच। स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स, ये उन्होंने बताया कि छोटी मोटी बात नहीं है, स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स की भी बात हो रही है। कुछ टाइम कबल ये ऑपरेशन किया गया, इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और इसको सेफली ट्रांसफर करना था और इसलिए सिक्रेसी जरूरी थी और अब ये सेफली ट्रांसफर हो गया है। ईरानियन इंटेलिजेंस हैव अराइव्ड एट लार्ज ट्रूव ऑफ सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स डेटा रिलेटेड टू इजराइल। डेटा ट्रूव includes thousands of documents related to Israeli occupations projects and its nuclear facilities. Was confirmed to have arrived to safe sites in Iran. Number of documents so great, ये इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं क्वांटिटी में, that merely studying them, सिर्फ उनको अगर पढ़ा जाए तो along with accompanying images and footage, उन images भी हैं, footages भी हैं, will require a great deal of time. एक तो होता है ना उसको एनालिसिस करना, सिर्फ खाली पढ़ने में एक लंबा टाइम चाहिए, इतना बड़ा, और उसमें सिर्फ न्यूक्लियर नहीं है, उसमें यानी ये स्ट्रेटेजिक लेवल का डाटा है, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अब वो पता नहीं क्या क्या निकाल कर ले गए और ईरान ने आज ये अनाउंस कर दिया है। तो ये जनाब एक बहुत जोर की चपेट जब वो पड़ी है और साथ ईरान ने ये बता दिया है कि उनका भी इंटेलिजेंस नेटवर्क इसराइल के अंदर अपने पंजे गाड़ चुका है। इसराइल के खिलाफ इस सतह का इंटेलिजेंस ऑपरेशन कोई नहीं कर सका। और फिर अगली बात सुनिए, ईरान और रशिया ने ज्वाइंटली स्पेस टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करने का इत्तेफाक हुआ है। The two countries agreed to work on advanced technologies, joint satellite construction and knowledge sharing to counter sanctions. Knowledge sharing और एडवांस टेक्नोलॉजीज स्पेस के हवाले से सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन, ये दोनों जब हम मिलकर करेंगे, ये जनाब इधर बात सामने आ रही है। और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, उसने फलस्तीनी स्टूडेंट्स के खिलाफ तमाम जो चार्जेस हैं वो हटा दिए हैं। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ड्रॉप्स एलिगेशंस अगेंस्ट प्रो पैलेस्टाइन स्टूडेंट्स। आप सिर्फ इस बात को तस्वर करिए, आज अगर जंग रुक जाती है तो उसके बाद इजराइल का हशर क्या होगा, कितनी बड़ी डिफीट होगी। तो असल में सिर्फ ये चीज है जो इजराइल अग्रेशन करता चला जा रहा है, वो चाहता है कि अल्टीमेटली वो शिकस्त को फतह में बदल ले, क्योंकि इस शिकस्त के साथ उसका सर्वाइवल नहीं है, उसको पता है कि फिर उसके साथ क्या होनी है, जंग में वो हार चुका है, तो वो अग्रेशन करता चला जा रहा है। लेकिन एक हारा हुआ जालिम जिद्दी घमंडी जो ताकत है वो अग्रेशन करती चले, तो अग्रेशन से तो कोई फतह मिलने वाली नहीं है, अग्रेशन से तो कोई फतह मिलने, उधर वो बैलिस्टिक मिसाइल मजीद यमन को ट्रांसफर हो रहे हैं, उधर इराक को हो रहे हैं, और इधर आप देखिए यूनिवर्सिटीज और लोग और ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हर कोई अपनी अपनी सतह के ऊपर एक जंग लड़ रहा है। और फ्रांस के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हो रहा है, जो फ्रेंच इजरायली सिटीजन हैं, यानी इजरायली हैं और उन्होंने फ्रेंच नेशनैलिटी ली हुई है, फ्रेंच डुअल नेशनल हैं, फ्रांस में उन इजरायलियों के खिलाफ जो फ्रेंच सिटीजन भी हैं उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो गए हैं। इनका क्या किरदार है जेनोसाइड के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर तो फ्रांस का कानून लागू होता है ना। तो फ्रेंच प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेट पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेंच इजरायली एक्टिविस्ट इन गाजा जेनोसाइड। हम फौजियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं कि इनका गाजा जेनोसाइड के अंदर क्या किरदार है, उनका वहां पर ट्रायल शुरू हो गया। तो ये चीज भी साथ साथ हो रही है। तो ये वेस्टर्न गवर्नमेंट्स अभी तक कोई भी एक्शन लेने से कासर हैं और इनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। स्टांस जरूर बदल चुके हैं लेकिन एक्शन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जैसे दुनिया तेजी के साथ तब्दील हो रही है, उन्होंने अपनी इकोनॉमीज बचानी है, अपनी सिक्योरिटी बचानी है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अपनी ताकत को बचाना है। और ना इसराइल में वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंक सकते हैं, ना ये जेनोसाइड का बोझ वो उठा सकते हैं। और देखें, ये
गवर्नमेंट्स अपने आप में आइसोलेशन में जा रही हैं। जहां जहां पर इलेक्शन हो रहा है वो गवर्नमेंट तो उठाकर अवाम बाहर फेंक रहे हैं, और जो गवर्नमेंट्स हैं अभी तक बैठी हुई हैं, यानी जो इलेक्शन के बाद आई हैं, जैसे जर्मनी है, ब्रिटानिया है, या फ्रांस में भी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, वो गवर्नमेंट्स तो अपने आप में आइसोलेट हो जाएंगी। अभी ब्रिटानिया में क्या हुआ, पार्लियामेंट के बाहर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उन्होंने पूरे पार्लियामेंट को इनसर्कल कर लिया। तो गली गली में, हर चौक चौराहे में फलस्तीन जो है वो उनके लिए मुजाहरे हो रहे हैं। और मीडिया की जंग इजराइल हार चुका है। पियर्स मॉर्गन जैसा शो जो है वो डिफेंड करने से कासर, और खुलकर इजरायली क्राइम्स के हवाले से वो बात कर रहे हैं। रशिया हिट्स यूक्रेन हार्ड इन मैसिव रिटेलिएशन, कीव लॉसेस माउंट। रशिया ने बहुत बड़े हमले किए और यूक्रेन सेज इट शॉट डाउन रशियन Su-35 फाइटर जेट। ये इन्होंने अनाउंस किया है। इस तरह के ऑपरेशन से वेस्ट मजीद असलहा यूक्रेन को देगा, क्योंकि यूक्रेन कहेगा कि देखो मैंने कितना नुकसान पहुंचा दिया है रशिया को। जैसे उसने संडे को ऑपरेशन किया, पिछले संडे को, तो अब ये अगर उसने गिरा दिया वाकईतन, तो वेस्ट और कहेगा वाह वाह यूक्रेन तुमने क्या कर दिया, और मजीद असलहा देगा, मजीद एस्केलेट करेगा। लेकिन ये एक मैडमैन की पॉलिसी है जो भी इसको जारी रखे हुए, क्योंकि रशिया से टकराना ये सब के लिए तबाही है, और रशिया कभी ना सरेंडर करेगा, ना उसको प्रेशराइज किया जा सकता है। जिस रूट कॉज के तहत ये जंग शुरू हुई है, रशिया उससे पीछे नहीं हटेगा, और यूरोप भी अपने घमंड में पीछे नहीं हटेगा, ये बात भी तय है। और अभी कोई मुज़ाकरात नहीं। और जो ट्रंप ने कहा है कि पुतिन ने जो एस्केलेशन की है इसका उसके पास राइट है, क्योंकि यूक्रेन ने पहले हमला किया है, ये जनाब ट्रंप की स्टेटमेंट है। तो यहां पर कोई नेगोशिएशंस भी होते नजर नहीं आ रहे, और नेटो एस्केलेट करेगा, यूरोप भी एस्केलेट करेगा, यूक्रेन को वो मजीद असलहा देने जा रहे हैं, तो मामलात खराब हो रहे हैं। और वैसे भी ऑर्डर गिर रहा है, और अगला ऑर्डर जो है वो जंगों के बाद ही कायम होना है, तो मजीद जंगें उनके खतरात इस वक्त हम देख रहे हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।